नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, यूएन के द्वारा 2020 के साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। मिडवाइफ का काम क्या होता है? देखो, बच्चे के जन्म के दौरान मदर्स और न्यू बोर्न बेबीज की केयर करना, उनकी देखरेख करना काम होता है मिडवाइफ्स का। देखो, अगर इंडिया में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करना है, मतलब ये इंश्योर करना है कि हर एक पर्सन को बेसिक हेल्थ की फैसिलिटी अवेलेबल हो, वो इसे अवेल कर सकें, तो ये इंश्योर करने में नर्सेज और मिडवाइफ्स का रोल काफ़ी अहम होने वाला है। अगर बात करें हमारे देश में नर्सिंग सेक्टर की, देखो टोटल जितनी वर्कफोर्स है लोग सेक्टर में, उसमें से 2/3 तो नर्सिंग है, मतलब या तो नर्सेज हैं या फिर मिडवाइफ्स हैं। और हमारे देश में 1000 लोगों के पीछे 1.7 नर्सेज हैं, जबकि कम है ये। WHO ने जो नॉर्म तय किया है उससे 43% कम है हमारे देश में नर्सेज की संख्या। तो WHO के द्वारा तय किए गए नॉर्म को फुलफिल करने के लिए हमारे देश में 24 लाख नर्सेज की आवश्यकता है। बट फिलहाल देखो, नर्सेज का जो सेक्टर है, ये नर्सिंग सेक्टर है, ये बहुत सारे चैलेंजेस से जूझ रहा है, जैसे पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, इनएक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहीं पर नर्सेज ज़्यादा हैं, कहीं पर कम हैं, कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस नहीं है नर्सेज के लिए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। वैसे ओवरऑल आप ये बड़ी पिक्चर देख सकते हो, मतलब ये जो स्लाइड है ये रिवीजन के लिए अच्छी है। डिटेल से हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इशू है वो है रेगुलेशन इशू विद रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूट्स। देखो, हमारे देश में काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं नर्सिस के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिग्री प्रोग्राम्स हैं, बट इनका रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा वीक है। वैसे देखो, नेशनल लेवल पे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा नर्सिंग एजुकेशन को रेगुलेट किया जाता है, और स्टेट लेवल पे नर्सिंग एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए अलग से नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। बट जैसा हमने डिस्कस किया, रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा वीक है। 90% नर्सिंग एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्राइवेट हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, मनमाने दाम वसूलते हैं नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। फैकल्टीज़ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, करिकुलम भी नहीं पढ़ाया जाता ढंग से, इस वजह से नर्सिंग एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद नेक्स्ट है नर्सिंग एजुकेशन। देखो, इन इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो नर्सिंग एजुकेशन दी जाती है वो काफ़ी आउटडेटेड है। मतलब जैसे इंजीनियरिंग के संदर्भ में हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं कि बीटेक कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है वो काम नहीं आता आगे जाके इंडस्ट्रीज़ में। तो इंडस्ट्री वालों की शिकायत ये रहती है कि जो ग्रेजुएट्स हैं बीटेक कॉलेजेस से, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनको हमें फिर से सिखाना पड़ता है नए सिरे से ताकि उनसे काम लिया जा सके। उसी प्रकार से यही दिक्कत नर्सिंग एजुकेशन में भी है। नर्सिस जो सीख के आती हैं कॉलेज से वो काम नहीं आता, वो एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है, जबकि हेल्थ एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है। इवन देखो, इससे भी ज़्यादा अब होना तो ये चाहिए ना, कोई नर्स डिप्लोमा करती है तो उसके बाद डिग्री में वो जो कुछ भी सीखे उसमें एक इंटीग्रेशन होना चाहिए। मतलब डिप्लोमा में आपने जो चीज़ सीखी वही चीज़ हायर लेवल पर डिग्री में आनी चाहिए। एक सिंक्रोनाइजेशन तो होना चाहिए ना डिप्लोमा प्रोग्राम में और डिग्री प्रोग्राम में। क्या ऐसा है नर्सिंग एजुकेशन में? बिल्कुल भी नहीं। मतलब डिप्लोमा में कुछ अलग ही सिखाया जाता है, डिग्री में कुछ अलग ही सिखाया जाता है, दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स इन साउथ इंडिया। वैसे तो देखो, हमारे देश में काफ़ी सारे नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बट ज़्यादातर साउथ इंडिया में हैं। 62% हमारे देश में जो नर्सिस के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब नर्स बनाने के लिए, वो साउथ इंडिया में हैं। मतलब कहीं पर ज़्यादा नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं पर कम हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लेस डिमांड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। देखो, पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज तो काफ़ी अवेलेबल हैं अलग अलग नर्सिंग एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में, बट उनकी डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है उसका भी एक रीज़न है। देखो, हॉस्पिटल्स के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिस की क्वालिफिकेशन को इतना एक्नॉलेज नहीं किया जाता। अब देखो, 2 नर्सिस हैं, एक ने डिप्लोमा कर रखा है,
एक ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रखा है, दोनों को अगर सेम पे की दी जाएगी और हायर क्वालिफिकेशन को अगर हॉस्पिटल के द्वारा एक्नोलेज ही नहीं किया जाता, कम ही सैलरी दी जाती है, फिर आप बताओ कौन सी नर्स फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करेगी। इसी से निकल के आता है अगला पॉइंट, लैक ऑफ जॉब डिफरेंशिएशन, कि अलग अलग क्वालिफिकेशन को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, इसलिए वो नर्सिस जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन हासिल की हैं वो देखो या तो विदेश में चली जाती हैं जहां पर हायर क्वालिफिकेशन को एक्नोलेज किया जाता है कि भैया आपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है इसलिए आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इंडिया में ऐसा होता नहीं है, इसलिए वो नर्सिस जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज किए हैं, हायर क्वालिफिकेशन हासिल की है, या तो वो विदेश चली जाती हैं या फिर एजुकेशन की तरफ चली जाती हैं, फिर वो नर्सिंग सेक्टर में रहती नहीं हैं। और देखो इससे भी ज़्यादा कई सारे छोटे हॉस्पिटल्स जहाँ पर बेड्स की संख्या 50 से कम है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे देखो जिन्होंने इवन नर्सिंग एजुकेशन का डिप्लोमा भी हासिल नहीं किया होता है, मतलब जिनके पास कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं है, उनको भी 3 से 6 महीने की थोड़ा सा कोर्स करवाया जाता है हॉस्पिटल में ही और बाद में कम पे में काम करवाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अनरेगुलेटेड नर्सिंग प्रैक्टिस। देखो जैसे अलग अलग सेक्टर्स के लिए गाइडलाइंस होती हैं, जैसे डॉक्टर्स के लिए गाइडलाइंस हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इवन टीचर्स के लिए भी गाइडलाइन होती हैं, उसी प्रकार से नर्सिस के लिए कोई अच्छे से गाइडलाइंस नहीं है, उनकी प्रैक्टिस किस प्रकार की होनी चाहिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस जारी नहीं किए गए हैं एक्सप्लिसिटली किसी एक्ट में। हालांकि एक एक्ट तो है इंडियन नर्सिंग एक्ट, लेकिन ये एक्ट नर्सिंग एजुकेशन के चारों ओर घूमता है, लेकिन कोई पॉलिसी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता है कि किस प्रकार से नर्सिस को काम करना चाहिए, उनको कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। अगर और देखो गाइडलाइंस ना फॉलो होने की वजह से इवन पेशेंट्स की जो सेफ्टी है वो भी खतरे में आ जाती है, और देखो इससे नर्सिस को भी नुकसान होता है। कई हॉस्पिटल्स कम सैलरी पर नर्सिस से काम करवा लेते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनअकाउंटेबल नर्सिंग सेक्टर। देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पेशेंट जो है वो कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर के अपने राइट्स हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। अगर कंज्यूमर का शोषण होता है तो उसके लिए दुकानदार को या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। बट डॉक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए नॉर्म्स हैं, बट नर्सिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए नॉर्म्स नहीं है। नर्सिस भी तो केयर प्रोवाइड करती है ना पेशेंट्स को, तो नर्सिस की भी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ना। डेवलप्ड कंट्रीज में नर्सिस को भी लायबल ठहराया जाता है अगर काम में उनके द्वारा कोई एरर की जाती है। अब बात आती है क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो देखो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आने चाहिए। नर्सिंग एजुकेशन और प्रैक्टिस के लिए गवर्नेंस को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। बिल्कुल क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए नर्सिंग एजुकेशन में भी और नर्सिंग की प्रैक्टिसेस में भी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 इसको अमेंड करना चाहिए ताकि एक्सप्लिसिटली नॉर्म्स बताए जा सके कि नर्सिस को काम करते वक्त किस प्रकार से पेशेंट्स की केयर करनी है, उनकी कैसे प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा नर्स टू पेशेंट रेशो है उसको फिक्स कर दिया जाए और सैलरी भी फिक्स कर दी जाए। मतलब वैसे तो देखो फिक्स नहीं की जा सकती, लेकिन मिनिमम फिक्स की जा सकती है कि इससे ज़्यादा आप नर्सिंग सेक्टर में काम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इनके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। रोल्स को, ज्यूरिडिक्शन को भी बेहतर ढंग से क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का क्या काम है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का क्या काम है। नेक्स्ट देखो जो क्वालिफाइड नर्सिस, जैसा हमने डिस्कस किया, ज़्यादा अच्छी क्वालिफिकेशन है, वो दूसरे देशों का रुख करती हैं। हमें इस फेनोमेनन को रोकने की आवश्यकता है ताकि हमारे देश में क्वालिफाइड नर्सिस काम करें, दूसरे देशों में ना जाएं। इसके लिए एडवांस डिग्रीज के लिए इंसेंटिव देने की आवश्यकता है। मतलब कि अगर देखो कोई नर्स बेहतर क्वालिफिकेशन हासिल करती है तो फिर बाद में उसकी जो जॉब लगे उसको एक्नॉलेज भी किया जाए। लीडरशिप रोल के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पेपर चेक करने के लिए पैसे देते हैं। मान लीजिए आप एक कॉपी चेक करोगे तो आपको 300, 400 या 500 जितने भी रुपए मिलेंगे। बट इस सेक्टर में क्या कोई ग्रोथ है? नहीं के बराबर है। मतलब जो पर्सन आज के समय में कॉपी चेक करता है वो 10 साल बाद क्या करेगा? क्या कॉपी ही चेक करता रहेगा? मतलब ग्रोथ क्या हुई? उसी प्रकार से नर्सिस के सेक्टर में ग्रोथ तो होनी चाहिए ना। जो आज के समय में एज ए नर्स काम कर रही हैं,
ऐसा ना हो कि 10 साल बाद भी नर्स, 15 साल बाद भी नर्स, 20 साल बाद भी नर्स। लीडरशिप रोल की भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, प्रमोशन का स्कोप होना चाहिए। नेक्स्ट सजेशन, नर्सिस की देखो एक लाइव रजिस्ट्री डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि पता लगे हमारे देश में कितनी नर्सिस हैं, किन पोजीशंस पर हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं, ताकि एक डिमांड एंड सप्लाई गैप को टैकल किया जा सके। ऐसा ना हो कि कहीं कहीं पर कम नर्सिस हैं, कहीं पर ज़्यादा हैं, कहीं पर कमी है, कहीं पर, मतलब समझ गए ना जो कहना चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करने की आवश्यकता है, प्राइवेट नर्सिंग स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में। नीति आयोग ने देखो एक फ्रेमवर्क डेवलप किया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए मेडिकल एजुकेशन में, तो उसी फ्रेमवर्क को नर्सिंग सेक्टर में अप्लाई करने की आवश्यकता है। हाल ही में वैसे गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जाएगा सरकार के द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग मैकेनिज्म की सहायता से। ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें देखो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है सरकार के द्वारा फाइनेंशियली उन प्रोजेक्ट्स को जिनके बारे में सरकार को ये लगता है ये प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, प्रोजेक्ट्स अगर डेवलप होंगे तो पब्लिक को फ़ायदा होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इन प्रोजेक्ट्स में पैसों की कमी है तो हम थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट सजेशन, नर्सिंग सेक्टर में एंट्री करने के लिए, मतलब नर्स बनने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए। और जैसे देखो MBBS जो लोग करते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स MBBS करते हैं, प्रैक्टिस करने से पहले उनका एक एग्जिट एग्ज़ाम होता है, उसी प्रकार से एक नेशनल लाइसेंस एग्जिट एग्ज़ाम होना चाहिए नर्सिस के लिए भी प्रैक्टिस करने से पहले, और समय समय पर लाइसेंस को रिव्यू किया जाए इस आधार पर कि उन्होंने कंटिन्यूसली नर्सिंग एजुकेशन को हासिल किया है क्या नहीं किया है, मतलब बदलते ज़माने के अनुसार क्या उन्होंने अपने आप से सीखा है या फिर नहीं सीखा है। इसके अलावा नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस को जो मान्यता मिले वो भी ट्रांसपेरेंटली मिले, एक बेंचमार्क होना चाहिए ताकि सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस में। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो आज के समय में नर्सिस का जो स्टेटस है वो इतना हाई नहीं है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की हायरार्की में, तो नर्सिंग एज ए करियर ऑप्शन अब अपनी अपील जो है वो खो चुका है। बिल अभी पेंडिंग है, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल। होप ये की जाती है जो इश्यूज हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किए उनमें से कुछ इश्यूज को एड्रेस किया जाता है इस बिल में। अदरवाइज देखो आज के समय में हमें जितनी नर्सिस की आवश्यकता है और क्वालिटी नर्सिस की आवश्यकता है वो अवेलेबल नहीं है, और कोविड-19 के समय तो नर्सिस की और भी ज़्यादा हमें आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।